Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to start new chapter, that is chapter number 19 of our Naveen Pallav book. So let us begin. पाठ 19 सरोजनी नायडू। इस पाठ में प्रख्यात महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अतः ये जीवनी प्रेरणाप्रद है। नाउ लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय अनेक विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। तो इस पाठ में हम सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहली बात, सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था और उनके पिताजी का क्या नाम था, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि बहुत से विषय के विद्वान थे और उनकी माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सरोजनी ने बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण केवल 12 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सरोजनी नायडू बचपन से ही जो उनकी बुद्धि थी बहुत अच्छी थी, बहुत तीव्र थी। वो सभी चीजों को बहुत जल्दी अपना लेती थी। तो यही कारण है कि वो जब केवल 12 साल की थी तभी उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। बचपन से सबसे ज्यादा उनको कविता पढ़ना पसंद था। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई और उनकी रुचि कविता में इतनी अधिक थी कि जब वे 11 वर्ष की थी तब उन्होंने एक कविता लिखी थी और सभी लोगों ने उनकी लिखी कविता को पसंद किया था। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली और जब लोगों ने उनकी पहली लिखी कविता को बहुत अत्यधिक पसंद किया था तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गई थी और उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने क्या किया था, एक 1300 पंक्तियों की एक लंबी सी कविता लिखी जिसका नाम था द लेडी ऑफ द लेक। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और जब उन्होंने इतनी लंबी कविता लिखी वो भी अंग्रेजी में, तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। अब जब उनकी कविता पढ़ी तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो इसको पढ़कर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। वो उनकी प्रतिभा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, उनको सरोजनी को छात्रवृत्ति दी और उनको आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही और वहां पर जब वो इंग्लैंड पहुंची तो वहां पर उन्होंने पढ़ाई तो अपनी की थी लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी रुचि थी कविता लिखने में उन्होंने उसको भी जारी रखा। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था और सबसे पहली कविता जो उनके द्वारा लिखी गई थी उसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड।
और सन 1898 में सरोजनी नायडू डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू की जीवन संगिनी बनी और उनकी 1898 में उनका विवाह हो गया था और उनके पति का नाम था डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने ही सरोजनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और जब उनका विवाह हुआ था वो समय ऐसा था कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। अब उनकी मुलाकात, पहले उनका विवाह हुआ 1898 में और तभी उसी समय देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था तब सन 1902 में सरोजनी नायडू की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। उन्होंने ही सरोजनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने उनको बहुत प्रेरित किया कि आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहिए। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिली और उसके बाद वो सन 1914 में महात्मा गांधी जी से मिली। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा पर थे। जब वो उस समय पर गांधी जी से मिली थी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजनी नायडू पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले थे, चाहे गांधी जी थे और चाहे नेहरू जी थे, सभी लोग स्वाधीनता आंदोलन में सब भाग लेते थे और सभी ने सरोजनी जी को भी प्रेरित किया कि आपको भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना चाहिए। तो इन सभी लोगों से प्रभावित होकर, इनकी बातों को सुनकर सरोजनी नायडू ने वो पूरी तरीके से स्वाधीनता संग्राम में आंदोलन में कूद पड़ी थी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वो केवल ऐसा नहीं हुआ कि वो केवल खुद ही स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने बहुत सी महिलाओं को, नारियों को भी प्रेरित किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लें। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजनी नायडू की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। जो सरोजनी नायडू थी वो भी काफी लोगों को प्रोत्साहित करती थी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए और धीरे धीरे वो इन सब चीजों में इतना अच्छा प्रदर्शन करने लगी कि थोड़े ही समय में उनकी गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी थी। उनके गीतों ने देशवासियों को झंझोड़ा। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। अब जो उनके गीत थे, उनके गीतों ने देशवासियों को झंझोड़ा। मतलब जो वो गीत लिखती थी उनके अंदर ऐसी भावनाएं होती थी, उन कविताओं का ऐसा सार होता था कि जो लोग उनको पढ़ते थे उनका मन अंदर तक झकझोर देती थी। वो इतनी ऐसी पंक्तियां होती थी उस कविता की, उन गीतों की, जो कि लोगों के मन को छू जाती थी। और इसके अलावा उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से भी ये उपाधि उनको दी गई थी। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता वह बहुभाषाविद थी। जो सरोजनी नायडू थी वो बहुत ही एक कुशल वक्ता थी और इसके अलावा वो बहुत सी भाषाएं जानती थी। उनकी वाणी में जादू था। जहां कहीं वे भाषण देने खड़ी हो जाती
श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और वो इतनी कुशल वक्ता थी और उनकी वाणी इतनी जादू, एकदम जादू था उनकी वाणी में कि वो कभी भी अगर कहीं भी भाषण देने वो खड़ी हो जाती थी तो सभी लोग उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनते थे और वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे उनके भाषण को सुनकर। अपनी लोकप्रियता के कारण सन 1925 के कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई और उसके बाद सन 1925 में वे कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा, राष्ट्रीय कांग्रेस की वो उनको अध्यक्षा के रूप में चुना गया था। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही मिला था। इससे पहले कभी भी किसी भी नारी को यह पद नहीं मिला था, तो यह भारत की पहली महिला थी जिनको यह पद मिला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और इसके अलावा जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था और वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति का देहांत हो गया। तो सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की सेवा की, जिसके लिए वे सदैव याद की जाएंगी। चाहे उनकी मृत्यु हो गई है, चाहे वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, हमारे देश की इतनी सेवा करी है कि वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। जीवन मूल्य, हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो इस पाठ में सरोजिनी नायडू के चरित्र से प्रभावित होकर हमें यह जान पड़ता है कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। So now the chapter is complete. Now beta we'll discuss its abhyas karya and rest of the exercise in the next video. Thank you all.